श्रीलंका के बढ़ते आर्थिक संकट की वजह से कई लोगों का गुस्सा अब हिंसा में बदल चुका है, जिसमें बीते दिनों सैकड़ों प्रदर्शनकारी कई घंटों तक पुलिस से भिड़ते रहे। विदेशी धन की भारी कमी के कारण राजपक्षे की सरकार ईंधन जैसे बुनियादी आयात के लिए भुगतान करने में असमर्थ रही, जिसके परिणाम स्वरूप 13 घंटे तक बिजली गुल रही श्रीलंका में। श्रीलंका की आखिर ये दुर्दशा हुई कैसे? आलोचकों के अनुसार ये पिछली कई सरकारों के आर्थिक कुप्रबंधन का परिणाम है, जिसने दोहरे घाटे को जन्म दिया। इस देश का राष्ट्रीय खर्च उसकी कमाई से ज्यादा है। हालांकि राजपक्षे ने 2019 के चुनाव अभियान के दौरान बड़े पैमाने पर कर में कटौती का वादा किया था और कोविड-19 महामारी से महीनों पहले उसको लागू भी कर दिया, जिसने श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से चौपट कर दिया और वर्तमान आर्थिक संकट को और बदतर और भयावह बना दिया। महामारी ने देश के महत्वपूर्ण पर्यटन उद्योग और विदेशी श्रमिकों के प्रेषण को नष्ट कर दिया। प्रेषण विदेशी श्रमिकों के द्वारा अपने परिवार को भेजे जाने वाले धन को कहा जाता है। राजपक्षे सरकार द्वारा 2021 में सभी रासायनिक उर्वरकों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया था। कारण दिया गया था कि जैविक खाना स्वास्थ्य के लिए अधिक उत्तम होता है, लेकिन वास्तविकता ये थी कि उर्वरक खरीदने के पैसे नहीं थे श्रीलंका सरकार के पास। हालांकि इस निर्णय को बाद में उलट भी दिया गया, लेकिन इस निर्णय ने देश की कृषि अर्थव्यवस्था को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया और इसके परिणाम स्वरूप श्रीलंका के प्रमुख चावल उत्पादन में बहुत गिरावट आई। यदि श्रीलंका अपने अंतर्राष्ट्रीय ऋण वापस नहीं कर पाता है तब क्या होगा? फरवरी तक श्रीलंकाई सरकार के पास केवल $2.31 बिलियन थे, लेकिन उसे 2022 में कुल $4 बिलियन का ऋण चुकाना है, जिसमें जुलाई में दिए जाने वाला $1 बिलियन का अंतर्राष्ट्रीय संप्रभु बॉन्ड ISB भी शामिल है। एशियाई विकास बैंक, जापान और चीन अन्य प्रमुख ऋणदाताओं में से हैं, जिनमें ISB का श्रीलंका के विदेशी ऋण में $12.55 बिलियन का सबसे ज्यादा का हिस्सा है। बढ़ती चिंताओं के बावजूद राजपक्षे के प्रशासन और सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका ने IMF से सहायता लेने के विशेषज्ञों और विपक्षी नेताओं के अनुरोध को ठुकरा दिया। हालांकि फरवरी के अंत में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद तेल की बढ़ती कीमतों के बाद श्रीलंकाई प्रशासन ने अब अप्रैल में IMF से संपर्क करने की रणनीति तैयार की है। IMF के एक अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि IMF आने वाले दिनों में श्रीलंकाई अधिकारियों के साथ बातचीत शुरू करेगा कि उसे और कितना ऋण दिया जा सकता है। IMF में जाने से पहले श्रीलंका ने अपनी मुद्रा को तेजी से गिराया, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की कीमतें बढ़ा दी, जिसने श्रीलंकाई आबादी की पीड़ा को और ज्यादा बढ़ा दिया। इस बीच राजपक्षे ने चीन और भारत से विशेष रूप से पेट्रोलियम के क्षेत्र में सहायता मांगी है। एक ईंधन कार्गो के भारत से $500 मिलियन के उधार के तहत आने का अनुमान है। श्रीलंका और भारत खाद्य और दवा जैसी बुनियादी आयातों के लिए $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन पर सहमत हुए हैं और राजपक्षे सरकार ने नई दिल्ली से कम $1 बिलियन की और मांग की है। चीन श्रीलंकाई सरकार को $1.5 अरब की अदला बदली और $1.3 अरब के सिंडिकेट ऋण की आपूर्ति करने के बाद CBSL को $1.5 अरब के ऋण सुविधा और $1 अरब तक का अलग ऋण देने पर विचार कर रहा है। श्रीलंका को इस मुसीबत से उबरने के लिए कम से कम $20 बिलियन चाहिए। अब सवाल ये है कि ये आएंगे कहाँ से? जहाँ से भी आएं, लेकिन मुफ्त में तो नहीं आएंगे। कुल मिलाकर श्रीलंका के लोगों की मुसीबतें अभी खत्म होने वाली नहीं हैं।